हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन तक की बात कर रहे थे और उसके बाद आगे का डिस्कशन अभी बचा हुआ है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था जनरल इक्वेशन उसकी कुछ इस तरीके की होती है जहां b आपकी रियल क्वांटिटी होती है और a आपका क्या था, माइनस आयोटा z2 माइनस z1। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो मैं तो कहता हूं आप कुछ मत करो, आप इसको स्ट्रेट लाइन को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी हुई है इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लो। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में बदल करके भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में डिस्कशन कैसे किया जाता है वो चीज हम देख लेते हैं आगे। ठीक है भाई, एक बार ही कार्टेशियन में चला गया तब तो फिर तुम्हें आती ही ये चीजें, तो यहां पे हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो डायरेक्शन, लाइन में क्या चीजें होती है, एक पॉइंट पता चल जाए और डायरेक्शन पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। आप लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, आप लाइन की डायरेक्शन बता दोगे, लाइन कहां से पास कर रही है वो बता दोगे। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो डायरेक्शन कौन बताएगा, ये z2 माइनस z1, ये वेक्टर ही तो बताएगा। और a क्या है आपका, माइनस आयोटा z2 माइनस z1 है। मतलब a आपको देता है सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये आपको क्या देता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन। चूंकि ये आयोटा से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर के आया हुआ है ना, तो ये एग्जैक्ट डायरेक्शन तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए के कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन लाइन की होगी, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि लाइन की डायरेक्शन तो z2 माइनस z1 है और ए कैसे मिला है, उसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके मिला है। माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, माइनस रोटेशनल ऑपरेटर के तरीके सोचो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लीकेशन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 माइनस z1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने उसको π/2 क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये a जो है उससे a का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज 3 + 4 आयोटा, तो 0 0 3 + 4 आयोटा को मिलाकर के एक वेक्टर बनेगा। उससे 90 डिग्री वाली जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, ए से 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपको क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, ए की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगी वही आपको लाइन की डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो a आपका माइनस आयोटा z2 माइनस z1 है, तो a के बारे में हम कह सकते हैं कि दिस गिव्स यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब यहां से आप डायरेक्शन, ठीक है, लाइन किस एंगल पे है, ये सब चीजों के बारे में कमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज है b बिलोंग्स टू r, तो b क्या चीज के लिए काम करेगा कि पॉइंट थ्रू विच दिस स्ट्रेट लाइन पासेस। ठीक है, पॉइंट थ्रू विच, ठीक है, पॉइंट थ्रू विच स्ट्रेट लाइन पासेस, स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है वो वाली चीज यहां से b से पता चलेगी। तो b आपकी रियल क्वांटिटी है और a आपका माइनस आयोटा z2 माइनस z1 है। ध्यान रहे, यानी ऐसा नहीं कहा कि a जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, a का जो डायरेक्शन है वही लाइन की डायरेक्शन होगी, ये बात गलत हो जाएगी। लाइन की डायरेक्शन a से 90 डिग्री पे होती है, बिकॉज हियर माइनस आयोटा इज यूज्ड विच कैन बी अ रोटेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये इसने π/2 से इसको रोटेट करके a की वैल्यू दिखाई है। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्शन को के ऊपर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब a को डायरेक्शन ना लिखो बल्कि ऐसे लिखो कि आइडिया अबाउट डायरेक्शन, एक आइडिया आपको मिल जाएगा डायरेक्शन के बारे में कि किस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब फिर से बात बचती है कुछ और भी, एक डायरेक्शन की बात कर ली, किस पॉइंट से पास होता है उसकी बात कर ली। अब अपन देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो अब अगर आपसे कहा जाए एक्स इंटरसेप्ट, तो अब आप एक तो तरीका फिर से वही मैं कहूंगा कि इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो कार्टेशियन इक्वेशन में और वहां से सॉल्व कर लो। अगर नहीं करना चाहते हो तो देखो कैसे कर सकते हो भाई। अगर कार्टेशियन प्लेन, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करूं मैं, यहां पे जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस है ना, रियल एक्सिस पे क्या होगा, जो रियल पॉइंट्स हैं उनके लिए तो हम कह सकते हैं ना प्योरली रियल के लिए कि z और z बार बराबर होंगे, है ना, चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें। और प्योरली इमेजिनरी वाले वो y एक्सिस पे आएंगे जिनके लिए z इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस z बार होता है। ठीक है, तो अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप कैसे करो, आप कह सकते हो कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं z को z बार के बराबर कर देता हूं। मतलब अगर मेरे पास सपोज कहीं दिया हुआ है कि देखो
इसी को ले लेते हैं जनरल इक्वेशन, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए जेड इज इक्वल टू जेड बार, तो जेड इज इक्वल टू जेड बार आप रखोगे। जब आप जेड को जेड बार के बराबर करोगे तो यहां से क्या बनेगा, ए प्लस ए बार इंटू जेड, है ना, प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो जेड इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बार आ रहा है। ठीक है, ए प्लस ए बार आपकी ऑलरेडी रियल क्वांटिटी है कि नहीं, एक कॉम्प्लेक्स और उसका कॉन्जुगेट का सम प्योरली रियल हो गया, और ये रियल था ही, तो जेड की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको, एक रियल माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बार कॉमा 0, यही मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं ये लाइन को ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बार कॉमा 0। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला जा सकता है, जेड इज इक्वल टू जेड बार से। ठीक है, फिर दूसरी चीज कि अगर आप y इंटरसेप्ट की बात करोगे, y इंटरसेप्ट कैसे निकालें, तो y इंटरसेप्ट के लिए अभी मैंने कहा कि z इज इक्वल टू माइनस जेड बार या जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड लिख दो, सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बनाएगा, a जेड बार की जगह पे माइनस जेड प्लस ए बार इंटू जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दिस टाइम योर z इज कमिंग आउट एज माइनस बी अपॉन ए बार माइनस ए, ठीक है, या फिर b अपॉन ए माइनस ए बार। ठीक है, अब ये तो b तो प्योरली रियल था, लेकिन a माइनस ए बार कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स और सॉरी कॉन्जुगेट का डिफरेंस, तो प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो रियल अपॉन इमेजिनरी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, इमेजिनरी हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट आपका मिल जाएगा जो कि प्योरली इमेजिनरी है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, b अपॉन ए माइनस ए बार। ठीक है, अगेन ये सारी बातें तो हमने कर ली हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कार्टेशियन प्लेन में खुद से कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको किसी गिवन लाइन के पैरेलल कोई लाइन दूसरी लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, जैसे मान लो कि आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो जैसा इसका डायरेक्शन है वैसा ही डायरेक्शन उसका भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी पैरेलल के केस में। तो पैरेलल के केस में आप डायरेक्शन अगर सेम ही रखना चाहते हो तो कैसे करोगे, जैसा ये लिखा हुआ है उसी तरीके से वो भी होगा, ए जेड बार प्लस ए बार जेड। भाई डायरेक्शन तो यही है ना, डायरेक्शन जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रहनी है, तो आपने ए और ए बार को ही यूज किया। ठीक है, और प्लस अब बी की जगह पे कुछ b1 आ जाएगा इक्वल टू 0। और कैसे निकालेंगे वो, सेटिस्फाई करा के कि किस नए पॉइंट से पास करता है। जैसे आपको दिया जाता है कि भाई 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के पैरेलल एक लाइन जो कि 1, 2 से पास करती है, तो क्या करते हो आप, कहते हो लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रही होगी। नाउ इट इज पासिंग थ्रू 1, 2, सेटिस्फाई कराया, लैम्डा निकाला। बिल्कुल उसी तरीके से आपने कहा कि ये लाइन के पैरेलल फिर से वैसी ही कुछ इक्वेशन हो, आपने कहा कि भाई ये अब 3 प्लस 4 आयोटा से पास करती है, तो मतलब 3, 4 से इसको सेटिस्फाई कराया। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ रखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, b1 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, देखते हैं अभी एग्जांपल के थ्रू भी, पहले बात समझिएगा। अगर हमें परपेंडिकुलर लिखना है तो डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा, डायरेक्शन अब बदल गई। पिछली बार डायरेक्शन क्या थी, ए और ए बार से डिसाइड हो रही थी। अब अगर आप सोचो, अगर अब आपको लाइन के परपेंडिकुलर सोचना है, ठीक है, तो ए वॉज गिविंग यू एन आइडिया अबाउट डायरेक्शन। इफ वी कैन मल्टीप्लाई ए बाई आयोटा, ठीक है, दैट मीन्स कि वी आर रोटेटिंग इट बाई पाई बाई 2। किसी चीज को आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको पाई बाई 2 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ए की जगह हम आयोटा ए यूज करें तो इसका मतलब क्या होगा, आयोटा ए का मतलब होगा कि वो आपका जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उससे 90 डिग्री अपार्ट है। तो अगर मैं ए की जगह पे आयोटा ए यूज करने लगूं, ठीक है, तो आयोटा ए, जैसे ए था तो यहां ए का कॉन्जुगेट, आयोटा ए था तो इसका कॉन्जुगेट, z प्लस b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ए की जगह आयोटा ए को यूज करना होगा। ठीक है, ऑब्वियसली दूसरा उसका कॉन्जुगेट ही रखना, आयोटा ए का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा ए बार प्लस b1, ये आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या करना होगा। ठीक है, मैं फिर से वही बात आपसे कहूंगा कि आप इसको कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट करके कर लेना। ये तो हम बस कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में डील कैसे करते हैं उसको दिखा रहे हैं केवल। दिस इज नॉट वेरी
इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए एक अदर चॉइस रहेगी। ठीक है, तो आप देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है कि आपका 3 + 2 आयोटा इंटू जेड, ठीक है, बार प्लस 3 - 2 आयोटा इंटू जेड, ये मान लीजिए आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और हमें कहा जाए कि हमें लाइन लिखनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, फाइंड लाइन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू गिवन लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, 2 + आयोटा, मान लीजिए ये कह दिया जाए। ठीक है, ओके, तो आप कैसे निकालोगे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो ये देखते हैं। हमने क्या कहा, अगर पैरेलल कहा गया तो कुछ नहीं सोचना है, बस आपको क्या करना है, जैसा है वैसा ही लिख दो। 3 + 2 आयोटा जेड बार, 3 - 2 आयोटा जेड। ठीक है ना, +5 नहीं होगा, बस अब वो +5 चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बी था वही तो सेंस देता था कि किस पॉइंट से लाइन पास करती होगी, तो 5 बदल गया, 5 की जगह हमने B1 रख दिया = 0। ठीक है, अब हमने कहा कि ये 2 + आयोटा से पास करता है, तो 2 + आयोटा से पास करता है, दैट मींस 2 + आयोटा शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो थ्रू 2 + आयोटा, इसका मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई करा दो, तो कराया तो क्या बनेगा, 3 + 2 आयोटा, ठीक है, जेड बार की जगह 2 - आयोटा, 3 - 2 आयोटा, ठीक है, जेड की जगह पे 2 + आयोटा प्लस B1 नहीं पता, B1 = 0, तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहां से सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 6 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, मतलब 2। ठीक है, -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो 6 + 3 आयोटा -4 आयोटा, 6 + 3 आयोटा -4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर प्लस B1 = 0। ठीक है, दोनों का एडिशन। यहां से आपके पास देखो 3 आयोटा 4 आयोटा कट गए, 6 × 8, 8 और 8 16, तो B1 इज कमिंग आउट एज -16। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, ये पूरी और यहाँ पे -16, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड अपन देखते हैं इसी का। ठीक है, इस बार परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू 2 + आयोटा। ठीक है, उसी पॉइंट से पास करते हो, परपेंडिकुलर लाइन की बात अगर की जाए तो अब क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे सबसे पहले कि अब हम एज इट इज इक्वेशन को नहीं छाप सकते। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। किसको रोटेट करेंगे हम, ए को। ए क्या होता है, जेड बार का कोफिशिएंट, तो जेड बार का कोफिशिएंट ए है, इसको आपने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट ये π/2 रोटेट हो जाए। तो 3 + 2 आयोटा को आपने अब क्या किया, आयोटा ए की पहले कैलकुलेशन करी। सो नाउ योर आयोटा ए इज 3 + 2 आयोटा इंटू आयोटा, विच इज कमिंग आउट एज 3 आयोटा -2। ठीक है, तो आपका -2 + 3 आयोटा ये कहां जाएगा, इस ए की जगह पे आपने आयोटा ए लिखा था, तो वैसे ही -2 + 3 आयोटा के साथ आप क्या लिख दोगे, जेड बार, है ना। फिर क्या करते हैं, जेड इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं, इसका कॉन्जुगेट -2 - 3 आयोटा जेड प्लस B = 0, ऐसी इक्वेशन हो। अब अगेन इट इज पासिंग थ्रू 2 + आयोटा, तो थ्रू 2 + आयोटा आपने इसको सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, पूरी इक्वेशन को आपको वहां से जैसे यहां B निकाला है वैसे ही वहां भी B निकाल लीजिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगेन यू हैव एन ओपन ऑप्शन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, और अगेन फिर से यहां पे आपको यही समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्कल दिया गया होगा तो हम कार्टेशियन में बदल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले गिवन जो फॉर्म है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन किस तरीके की आएगी। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ ही रखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको बताया गया था कि सेंटर अगर आपका Z0 हो, ठीक है, और इस तरीके की इक्वेशन लिखी गई है, तो mod of z - z0 = r। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। लोकस के बारे में बात करी थी हमने, वहीं पे बताया था कि mod of z - z0 = r का मतलब है
कि एक ऐसा z है वेरिएबल पॉइंट जो कि z नॉट से हमेशा r डिस्टेंस पे रहता है, मतलब एक सर्कल क्रिएट होगी जिसका रेडियस कितना होगा r और सेंटर कितना होगा z नॉट। ठीक है, अब इसी को कन्वर्ट करते हैं। दूसरा z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिख लिया तो किसी भी किसी कॉम्प्लेक्स का मॉड का स्क्वायर, मतलब ऐसा ही है ना ये मॉड अल्फा स्क्वायर, तो मॉड अल्फा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू अल्फा बार। दिस इज जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार, अल्फा इंटू अल्फा बार इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। तो ये बनना लेगा जेड इंटू जेड बार माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस जेड बार इंटू जेड नॉट प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन कैसी दिखेगी, जेड जेड बार माइनस, यहां पे आपके पास अगर देखें तो चलो ऐसे ही रहने दिया थोड़ी देर के लिए, जेड जेड नॉट बार माइनस जेड बार जेड नॉट प्लस इसको एक साथ कर लेते हैं जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें भी हमने कहा कि चलो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आ रही है तो हमारे पास कैसी है, प्योरली रियल है ना, ये आपकी प्योरली रियल क्वांटिटी है। जेड जेड बार ये तो चलिए एज इट इज रहेगा ही। फिर आगे हमने कहा कि इसको अगर हम देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने बोल दिया जेड माइनस जेड नॉट को मैंने बोल दिया। ठीक है, लिख ही लें क्या एक बार, चलो लिख ही लेते हैं, माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड। ठीक है, और प्लस ये आपकी रियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, इसको बोल दिया मैंने ए जेड बार। इसको अब सोचो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है कि नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये ए है तो ये आपका ए बार हो गया, जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन है, ये आपकी इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन है, हमें यहीं से मिल गई। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे कैसे पता करेंगे कि भाई अगर एक इक्वेशन दी गई है तो सर्कल का सेंटर और रेडियस पता चलना चाहिए। तो पहली बात कन्वर्ट कर लिया कार्टेशियन में, चल जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे देखेंगे, तो अपन देखें डायरेक्टली कि यहाँ पे हमने जेड नॉट जो था वही सेंटर को रिप्रेजेंट करता था ना, और आपका ए क्या है, माइनस जेड नॉट है। ठीक है, ए माइनस जेड नॉट है, तो देखो ए कैसा है, जेड के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ए जेड बार के कोफिशिएंट को बोल रहे हैं। ठीक है, पिछली बार भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में भी जेड बार के कोफिशिएंट को हमने ए बोला था, तो जेड बार का जो कोफिशिएंट ए है वो माइनस जेड नॉट होता है, तो इसका मतलब जेड नॉट कितना होता है, माइनस ए। ठीक है, तो आपको जो जेड बार का कोफिशिएंट दिया हुआ है उसका निगेटिव, दैट इज योर सेंटर। जेड बार के कोफिशिएंट का निगेटिव वो आपका सेंटर है। और रेडियस के लिए अपन यहां पे जाएंगे कि b क्या है आपका, मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप जेड नॉट अगर आपको पता चल गया तो अब आप r की वैल्यू निकाल सकते हो कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ओवर मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये आपकी रियल क्वांटिटी थी, मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर रियल हो गया माइनस बी। ठीक है, ये आपको r की वैल्यू दे देगा, रेडियस आपको मिल जाएगी। लेकिन इन सब के कैलकुलेशन के पहले वही बात रिक्वायर्ड है जो पहले हुआ करती थी सर्कल में कार्टेशियन फॉर्म में, कि सबसे पहले हम क्या देखते थे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब हम सर्कल और रेडियस को सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, बोलते थे अपन कि पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ तब सेंटर निकलेगा, है ना, रेडियस तब निकलेगा, ऐसी बात करते थे। सेम चीज यहां भी है, यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है, जेड जेड बार है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा ना। तो सबसे पहले आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सारी कैलकुलेशन हम कब करेंगे, जबकि जेड जेड बार का कोफिशिएंट, जेड इंटू जेड बार का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन कब होगी, ये बात को पॉइंट आउट करके लिख लो। ठीक है, ऑल दिस कैलकुलेशन
is valid when coefficient of z bar is 1। ठीक है, तभी हम ये सारी बातें करेंगे और तभी हमें करेक्ट सेंटर और रेडियस का कैलकुलेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गई। अब हम देखते हैं डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीटर के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, डायमीट्रिक फॉर्म। ठीक है, आइडेंटिफाई करने की बात है कि ये दिया है तो सर्कल है, ये दिया है तो सर्कल है। अब आगे डायमीट्रिक फॉर्म क्या बनता है, उस फॉर्म में भी आपको इक्वेशन मिल जाए तो पता चले कि ये सर्कल है। तो डायमीट्रिक फॉर्म में आप देखिए, सबसे पहले तो डायमीट्रिक फॉर्म में अपन देखें, डायमीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको डायमीटर के दोनों एंड्स दिए हुए हैं। सपोज ये Z1 और ये Z2, ये आपको दिया हुआ है। तो आपका फॉर्म क्या बन जाएगा, आप कह सकते हो एक तो कि सेंटर क्या हो गया आपका Z1 प्लस Z2। तो Z0 की जगह पे आप लिख सकते हो ना Z0 की जगह बोल दिया मैंने Z1 प्लस Z2 बाई 2, ये आपका सेंटर होगा। और रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा Z1 माइनस Z2 बाई 2, यही रेडियस होगा, है ना, कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई 2। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मतलब Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस जो कि डायमीटर है, बाई 2 आपका रेडियस हो गया। तो एक तो डायमीट्रिक फॉर्म यही हो गया, जो बेसिकली हमने कहां से लिखा है, इसी से डायरेक्टली लिख लिया है। ठीक है, सेकंड और क्या बोल सकते हैं हम, ठीक, तो सेकंड में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट Z उठाता हूं, ठीक है, तो ये मान लो P है, ये आपका A था, ये आपका B था। ठीक है, तो यहां तो 90 डिग्री बनेगा ना यार। अगर 90 डिग्री बनेगा तो इसका मतलब कि AB स्क्वायर को कैसा होना चाहिए, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर के बराबर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, AB स्क्वायर का मतलब है मॉड ओवर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। PA स्क्वायर का मतलब क्या है, PA Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला ही फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, ठीक, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, रोटेशन के फॉर्म में देखें अगर, तो रोटेशन के फॉर्म में हमें ये पता चलेगा कि अगर मैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, PA और PB, तो मतलब क्या लिखा जा सकता है कि आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये दोनों आपस में कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू कितना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा, सॉरी प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, चाहे प्लस पाई बाई 2 होगा चाहे माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब तुम जरा ये बताओ कि ये अगर मैं इस पूरे को अल्फा बोल देता हूं, ठीक है, इस पूरे को अल्फा बोल देता हूं, तो ये लिखा है ना कि आर्गुमेंट ऑफ अल्फा इज प्लस माइनस पाई बाई 2। ऐसे कौन से अल्फा है भाई जिनका आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2 होता है, तो ऑब्वियसली कौन से है, कहां पे लाई करेंगे ऐसे अल्फा, प्योरली इमेजिनरी वाले पे। तो आर्गुमेंट ऑफ अल्फा अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 ये आपका प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी है, या फिर इसी को बोल दिया मैंने कि दिस इज इक्वल टू आयोटा लेमडा, जहां लेमडा आपकी रियल क्वांटिटी है, लेमडा आपका रियल है, बट आयोटा लेमडा तो कैसा हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इस बात को हमने रिप्रेजेंट किया और उसकी हेल्प से हमने ऐसे लिख दिया। तो यहां से भी पता चलना चाहिए कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लिए Z1 और Z2 डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। सर्कल की इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू K। अब आप कहोगे K इक्वल टू 1 हो गया, तो इसीलिए K इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, क्योंकि अगर K इक्वल टू 1 हो गया तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2, मतलब ये रिप्रेजेंट करने लगेगा Z1 और Z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को करेगा। ठीक है, तो अगर ये आपका 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 है ना, इन दोनों के बराबर ना हो, तो इसका मतलब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और कौन से सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, कौन से सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा
कार्टेशियन फॉर्म में और वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा आसान रहेगा आप सीधा उसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अगर आपका ये k के बराबर दिया गया है जहाँ k आपका 0 या 1 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और अगर k इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। तो वो भी लिख ही लेते हैं, इफ k इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2 रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, आगे बढ़े। ये आपका सर्कल वर्कल हो गया। सर्कल के बाद हाँ ये भी देख लो, अगर हमें कहीं पे ये कहा जाता है कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, इलिप्स के लिए बात कर रहे हैं है ना, तो इलिप्स की क्या खास बात होती थी कि दो फिक्स पॉइंट्स होते थे फोकाई, Z1 और Z2 मान लो, और मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होता था इनसे कैसा होता था, इन दोनों का सम। ये अगर हम इसको S1 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं, तो PS1 प्लस PS2 2a के बराबर होता था, मतलब PS1 प्लस PS2 किसी कांस्टेंट के बराबर होता था, यही था। तो अगर हम PS1 को लिखना चाहें, P हमारा वेरिएबल पॉइंट Z है, तो हम क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ Z माइनस Z1, ये बोलेंगे ना, और दूसरा मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट के आपके इस डिस्टेंस से बड़ा हो जाता है तभी तो इलिप्स बनता है। आपको ध्यान हो सबसे पहले कि मेरे ख्याल से आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि k आपका अगर अपन कहते थे ना PA प्लस PB इज इक्वल टू K, तो वो हर बार इलिप्स नहीं होता, वो इलिप्स तभी होता है जब आपका K AB से बड़ा हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका भी जो K है वो इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है आपका Z1 माइनस Z2 है, तो K शुड बी ग्रेटर देन मॉड ओवर Z1 माइनस Z2। ठीक है, क्योंकि भाई अगर K आपका Z1 माइनस Z2 से छोटा हो गया, ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसे बनेगा। ट्रायंगल के लिए जरूरी है ना कि भाई ये दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा भी हो, तो इसलिए आपका K कैसा होना चाहिए था, मॉड ओवर Z1 माइनस Z2 से बड़ा। ठीक है, ये आपने पढ़ भी रखा होगा ये कंडीशन जब आप इलिप्स पढ़े होगे तो। ठीक है, तो K आपका Z1 माइनस Z2 से बड़ा है, देन लोकस ऑफ इलिप्स, लोकस ऑफ इक्वेशन इज इलिप्स। ठीक है, ये आपके इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जहां Z1 Z2 आपके फिक्स पॉइंट हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म आपका 2a को रिप्रेजेंट करने लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हाइपरबोला में क्या होगा। तो हाइपरबोला में हम क्या बोलते हैं, हमने कहा ये P, ये आपका PS1 और ये आपका PS2। तो PS1 और PS2 का डिफरेंस जो है आपका, मतलब मॉड ओवर Z माइनस Z1 माइनस मॉड ओवर Z माइनस Z2। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसीलिए हमने एक बाहर भी मॉड लगा दिया, क्योंकि बड़ा तो कोई भी हो सकता है इन दोनों में से। ये मॉड और ये मॉड का जो डिफरेंस है यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर ये वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाए, और अब यहां पे क्या जरूरत होगी, दो साइड्स का डिफरेंस, PS1 और PS2 का डिफरेंस है, PS1 PS2 का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा कैसा होगा, तीसरी साइड के कंपैरिजन में हमेशा छोटा ही होगा। तो K आपका कैसा होना चाहिए था, S1 S2 से छोटा। K अगर आपका Z1 माइनस Z2 से छोटा है तो ये आपका लोकस विल बी हाइपरबोला। लोकस आपका क्या होगा ऐसे केस में, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ये ना ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार लोग ये वाला भूल जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों फॉर्म्स अगर आपको दी जाए तो ये तीनों फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किसी कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, और उसके बाद हमने ये कोनिक्स के भी कुछ फॉर्म्स पढ़ लिए। ठीक है, कोनिक्स में हमें इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और चीज हमें देखनी है, इक्वेशन ऑफ आर्क। तो इक्वेशन ऑफ आर्क देखिए, हमने एक सर्कल बनाया है और एक ए बी कॉर्ड खींच दी है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। ठीक है, देखो ए बी कॉर्ड ने, और इंपॉर्टेंट भी है, ए बी कॉर्ड ने इस सर्कल को दो पार्ट्स में बांट दिया। एक आपकी ये बन गई मेजर आर्क, एक बन गई आपकी माइनर आर्क। ठीक है, अब आपको क्या पता होता है, पहले से आपको ये तो पता ही होगा कि भाई ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल थीटा है ना, इसको मैं θ1 बोलता हूं, और इस एंगल को मान लो θ2 बोलता हूं। ठीक है, तो θ2 आपका हमेशा 90 से ज्यादा होगा और θ1 हमेशा आपका कैसा होगा, 90 से कम होगा।
तो आपने ये सबसे पहले पता है कि अगर आपका थीटा लेस देन 90 है तो इसका मतलब है कि आप मेजर आर्क के बारे में फोकस कर रहे हो, मेजर आर्क के बारे में बात कर रहे हो। और अगर आपका थीटा 90 से बड़ा है तो इसका मतलब आप माइनर आर्क के बारे में फोकस कर रहे हो। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 का केस बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ग्रेटर देन 90 का मतलब माइनर और लेस देन 90 का मतलब है मेजर आर्क पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब थोड़ा सा रोटेशन यूज करते हैं। रोटेशन क्या बोलेगा कि अगर मैं एक वेक्टर लिखूं z माइनस z1, मतलब z माइनस z1 का मतलब क्या है कि ये वाली चीज को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये आपका z माइनस z1 वेक्टर होगा। फिर ऐसे ही आप ये बोल दो ये क्या होगा, z माइनस z2 वेक्टर होगा, है ना भाई। ये वेक्टर z माइनस z1, ये वेक्टर z माइनस z2, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो गए और बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या इस चीज को लिखते टाइम पे कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, है ना, और z माइनस z2। जरा देखो कैसे रोटेशन हो रहा है। क्या बोलते हैं हम, z माइनस z2 से हम z माइनस z1 की ओर अगर जाएं तो कितना रोटेशन हुआ है, यही है ना। तो z माइनस z1 था, ये आपका इनिशियल पॉइंट आपने सेम कर दिए हैं। ठीक है, ध्यान रहे रोटेशन के लिए जरूरी था कि पहले इनिशियल पॉइंट सेम कर दो। तो z माइनस z1 से आप अगर z माइनस z2 की ओर जाते हो तो आप कैसा रोटेट हो रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हो ना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट कर रहे हो आप, थीटा। तो आपका जो थीटा होगा वो कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो इस केस में आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू प्लस थीटा अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब है कि मैं किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस मेजर आर्क के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जहां z मेरा वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 और z माइनस z2 इनके बीच का एंगल आपका हमेशा कैसा आ रहा है, थीटा के बराबर आ रहा है। और वो थीटा आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ उल्टा कर दिया शायद, हाँ मेरे को z माइनस z2 मैंने नीचे कर दिया है। ठीक है, तो मैं z माइनस z2 से जा रहा हूं z माइनस z1 की ओर, है ना, z माइनस z2 से जा रहा हूं z माइनस z1। तो मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, और क्लॉकवाइज अगर मूव करूंगा तो क्लॉकवाइज मूव करने के टाइम पे यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस थीटा लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात। ठीक, फिर इसी तरीके से देखिए अगर इसकी बात करें हम, थीटा 1 है, थीटा 1 को लिख दिया। ठीक है, ये मेजर आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेजर आर्क के सारे पॉइंट्स यहां से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, माइनर आर्क नहीं आएगी, मेजर आर्क के पॉइंट्स आएंगे। तो यहां से आपका मेजर आर्क रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक, अब देखिए आप थीटा 2 की बात करें तो थीटा 2 में आप देखो आर्गुमेंट ओवर, यहां पे देखो, यहां पे आप अगर z माइनस z1 ऊपर और नीचे z माइनस z2 लिखते हैं तो क्या करोगे आप, z माइनस z2 से z माइनस z1 वेक्टर बनाने जाओगे। तो z माइनस z2 का मतलब क्या होगा, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया। ठीक है ना। तो अब आप देखो z माइनस z2 वेक्टर ये आपका इनिशियल वेक्टर है और फाइनल आपका z माइनस z1 है। तो आप ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, कैसा रोटेशन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करोगे तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा आपका पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव एंगल आपका कितना रहेगा, थीटा 2 रहेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। ऑब्वियसली थीटा 1 और थीटा 2 मिलकर के कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो थीटा 2 लिखूं चाहे मैं इसी को पाई माइनस थीटा 1 लिखूं, बात बराबर ही है ना। ये देखो थीटा 2 ही था ना, ये थीटा 2, यहां पे भी थीटा 2। अब ये रोटेशन कैसा हो रहा है, z माइनस z2 इनिशियल है, फाइनल z माइनस z1 है। तो रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ आपका, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा, और पॉजिटिव लिखा तो फिर मैंने कहा कि दैट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1, जो कि माइनर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इतने तक बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको रोटेशन वाली चीज समझनी है कि इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे थीटा या नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और यही बात आगे भी इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन कहां होती है, अब आप देखो थोड़ा सा, मैंने एक तो ये बना लिया सर्कल। ठीक है, अब मुझसे कोई कहे कि जैसा मैंने इधर आर्क बनाई है, ये मेजर आर्क, वैसी ही आर्क अगर मैं नीचे बना दूं तो, जैसा ऊपर आर्क बनाया है भाई, इसकी मिरर इमेज में नीचे भी बना सकता हूं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ऊपर वाली आर्क लेनी है या नीचे वाली आर्क लेनी है। तो इसके लिए आप देखो, आप कैसे सोच सकते हो कि अगर आपके पास दो चॉइसेस थी, आप ऊपर वाला भी ले सकते थे, नीचे वाला भी ले सकते थे, लेकिन नीचे वाले में देखो क्या होगा।
ठीक है, ऊपर θ1 था, नीचे भी θ1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ऊपर वाले सिस्टम का एक तरीके से मिरर इमेज ही बनाया है। θ1 तो आ जाएगा, यहां पे आपका z भी रहेगा। ठीक है, अब पिछली बार आप कैसे मूव कर रहे थे, इसको मैं मेजर आर्क 1 बोल देता हूं, ठीक है, और इसको मैं माइनर आर्क 1 बोल देता हूं। ठीक है, तो ये मेजर आर्क 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनर आर्क 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैंने बोला मेजर आर्क 2। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा होगा। आपके पास होगा ये, आप पहले क्या कर रहे थे, आर्गुमेंट ओवर लिख रहे थे z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। मतलब आपको z माइनस z2 से शुरू करना था और z माइनस z1 की ओर जाना था, मतलब ऐसा आपको कुछ रोटेशन करना था। और ये रोटेशन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और क्लॉकवाइज होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, z माइनस z2 से z माइनस z1, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होने पे तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, पिछली बार देखो निगेटिव लिखा था। ठीक है, यही डिफरेंस है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी गई है जहां ये θ1 पॉजिटिव है, तो आपका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये वाली आर्क लेंगे, और किसी ने कहा यहाँ पे निगेटिव वाला रखा गया है तो हम ये ऊपर वाली आर्क ले लेंगे। ठीक है, मतलब आपको हर बार चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला सिस्टम, दोनों आपने चेक करना है, एक ये भी बनाया ये भी बनाया, आपने चेक किया कि कौन सा वाला सिस्टम मेरे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाता है। ठीक है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई सा एक सेटिस्फाई कर रहा होगा, हमें वो आर्क लेनी है। ठीक है, तो ये वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके मेजर आर्क 2 को। ठीक है, और सिमिलरली हम माइनर आर्क 2 भी बना सकते हैं। माइनर आर्क 2 में जहां एक माइनर आर्क 1 में θ2 था, अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग इधर बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, इसको मैं 2 बोल दूं, माइनर आर्क 2। ठीक है, तो θ2 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस θ2 हो जाएगा। मतलब आर्गुमेंट ओवर z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस θ2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका माइनर आर्क 2 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखिए, आपको मेनली रोटेशन पे फोकस करना है, और हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इस पे, शायद उससे आपको क्लैरिफिकेशन और भी ज्यादा मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन को प्लॉट करना है, ठीक है, इस आर्क को प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहले तो पता चल गया आर्क है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस π/3। सबसे पहली चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए, ये एंगल कैसा है, 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है, प्लस माइनस डजंट मैटर, है ना, 90 से छोटा है या 90 से बड़ा, तो 90 से छोटा है, इसका मतलब मेजर आर्क आपकी बननी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास दो चॉइसेस, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता चलेगा कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं, 2 + 3 आयोटा 1 + 5 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, मैं 2,3 लिख देता हूं, और 1 + 5 आयोटा। पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपन कोऑर्डिनेट प्लेन पे। 2,3 सपोज ये है आपका, और 1,5 यहाँ कहीं होगा। ठीक, ये आपका मान लीजिए कोऑर्डिनेट प्लेन था। ठीक, ये आपके पास बन गया, है ना, ये आपकी कॉर्ड का काम करेगा, Z1 Z2 वाली कॉर्ड। ठीक है, ये आपकी कॉर्ड हो गई, ये हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब आपके पास इस कॉर्ड पे दो सर्कल्स बनने थे, दो आर्क्स बन सकते थे, आपको दो मेजर आर्क्स की पॉसिबिलिटी थी, π/3 है, तो सबसे पहले हमने कहा कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन 90, सो दिस शुड बी मेजर आर्क। ठीक है, अब वो मेजर आर्क की दो चॉइसेस, आपके पास एक चॉइस थी कि आप इधर बना लो। ठीक है, आपके पास एक चॉइस थी कि आप वो मेजर आर्क इधर बना लो, कोई सा भी बना सकते हो, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस। ठीक है, तो कौन सा वाला मेजर आर्क लेने से मेरा काम चलेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैंने इसको लिया, सपोज इसको लिया, मुझे नहीं पता कि कौन सा सही है, मैंने ऐसे ही रैंडमली लिया, हो सकता है यही सही निकल जाए, यही सही निकल जाए तो रुक जाएंगे, और अगर ये नहीं सही निकलता है तो फिर ये होगा ही आंसर। तो आपको एक को चेक करना है, इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही ना प्लॉट करने के लिए सोल्यूशन। ठीक है, तो आप देखो, आपको क्या करना था, आपने एक इसको बनाया, आपने इसको बनाया, दोनों के बीच का एंगल बोला कि चलो π/3 होने वाला है। ठीक है, अब देखो, आपका z माइनस 1 + 5 आयोटा आपने एक्सटेंड किया, ये आपका z माइनस 1 + 5 आयोटा, और z माइनस 2 + 3 आयोटा आपका यहाँ है। तो आपको कैसे रोटेट करना है, आपको यहां से रोटेट करके यहां जाना है ना, ये आपका इनिशियल वेक्टर, ये आपका फाइनल वेक्टर। तो इनिशियल वेक्टर ये है, फाइनल वेक्टर ये है, आपको ऐसे रोटेट करके जाना है। तो ऐसा रोटेशन अगर हम देखेंगे तो एंगल तो π/3 बनेगा, लेकिन कैसा,
ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव होता है और इसलिए अगर इसकी बात करें तो ये +π/3 दिखा रहा है, लेकिन मुझे -π/3 चाहिए। इसका मतलब ये वाली आर्क हमारी रिक्वायर्ड नहीं है। देखो आप, इनिशियल वेक्टर और ये रहा आपका फाइनल वेक्टर। पहले आपने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया सो दैट कि इनिशियल पॉइंट सेम हो सके। फिर हमने कहा कि आपका इनिशियल वेक्टर था, ये आपका फाइनल वेक्टर था। रोटेशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव। हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव चाहिए तो इसका मतलब ये आर्क आपकी रॉन्ग है, आपको इस आर्क पे जाना चाहिए। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आर्क। मेजर आर्क आपकी कौन सी लेनी है, ये वाली नहीं, ये वाली आपका आंसर होगी। ठीक है, बात समझ में? शायद अब आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ 2π/3 होता तो हम कहते हैं माइनर आर्क लेनी है। ठीक है, फिर हमें वो चेक करना पड़ता कि कौन सी माइनर आर्क, इधर वाली या फिर इधर वाली। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, अभी तो आपको केवल प्लॉट करना बताया गया कि कौन सा पोर्शन हमारा रिक्वायर्ड है, बस हम ये आइडेंटिफाई कर पाए। अब हम आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आर्गुमेंट ऑफ z-1 - 2 iota अपॉन z-5 इज इक्वल टू मान लीजिए आपको दे दिया गया π/3। ठीक है, और इस आर्क की सेंटर निकालनी है, आपको रेडियस निकालना है। ठीक है, आर्क का जो सर्कल होगा वो सेंटर और रेडियस उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए सबसे पहले इसको, सबसे पहले तो प्लॉट कीजिए इसको, और प्लॉट करने के बाद फिर देखिए कि सेंटर रेडियस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन की ओर प्रोसीड करता हूं, आप पॉज कर लो। सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन प्लॉट करके दिखाता हूं कि यह कैसा होगा। तो हमने कहा कि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाता हूं तो 1,2 एग्जैक्ट डायग्राम बनाना, कभी भी ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बनाने लग गए, मतलब एग्जैक्ट डायग्राम, मतलब कि एक सिस्टम के तौर पे जैसा बनता है उस तरीके से, पॉइंट की लोकेशंस वगैरह। तो 1 2 का मतलब हो गया सपोज यहाँ पे 5,0 मान लो यहाँ पे, है ना। तो ये 5,0 और 1,2 ये दोनों पॉइंट्स की बात की जा रही थी। तो हमने कहा कि चलो इन दोनों को हमने ज्वाइन करके कॉर्ड बना ली। अब π/3 मतलब मेजर आर्क। मेजर आर्क कौन सी वाली, इधर वाली या उधर वाली? तो हमने कहा कि चलो दोनों चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा चेक करने गए, चेक करते टाइम पे देखें ये आपका सपोज z है, तो ये आपका आ गया z-1 - 2 iota और ये आपका z-5 है ना। तो z-1 - 2 iota और z-5 इनिशियल आपका क्या है, ये z-5 यही है ना। और यहां से आप अगर इधर जाओगे 1 - 2 iota की ओर, है ना, ये आपका z-1 - 2 iota और ये आपका इनिशियल z-5। अगर आप ऐसे जाओगे तो आप तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। क्लॉकवाइज रोटेशन करने का मतलब नेगेटिव होना चाहिए था, है ना बात। क्लॉकवाइज रोटेशन आप जब कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास कैसा आना चाहिए था रोटेशन। यहाँ पे कैसा हुआ था, हम इधर से इधर गए थे ना, हाँ ठीक है। तो आपका रोटेशन ऐसा हो रहा है z-5 से इधर, ठीक है, ऐसा है ना। इनिशियल पॉइंट सेम किया, फिर हमने देखा ये आपका ऐसा रोटेशन हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव वाला नहीं चाहिए, मतलब इधर वाला आपको सिस्टम नहीं चाहिए, आपका इधर वाले रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हमें इधर नहीं बनाना था। तो इधर अगर नहीं बनाना था तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन किधर एग्जिस्ट करेगा, इस पोर्शन में जो हमने इधर बना रखी है, इसको हटा दिया हमने, है ना। हमने कहा कि भाई हमारे काम का पोर्शन तो यही है 1 2 5 0 और ये वाली आर्क, इतना ही हमारे काम का पोर्शन है। ठीक है, अब इसका आप सोचो कि इसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप, देखो इसके लिए मैं कहता हूं कि चलो सेंटर मान लिया मैंने, यहाँ पे था, पता नहीं कहा था, मान लिया। ठीक है, अब हमने कहा कि ये भाई साहब यहाँ पे एंगल बनता है आपका π/3। ठीक है, तो सेंटर पे कितना बन रहा होगा, सपोज वो सेंटर है, ये आपका A है, ये आपका B है, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा भाई 2π/3। अच्छा, फिर ये देखो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कितना आया π/3 आ जाएगा, π/3 एंगल। अब ये π/3 एंगल है। अच्छा, ये दोनों के बीच का हम बता सकते हैं क्या कि ये AB की डिस्टेंस तो कितनी थी आपकी, AB की डिस्टेंस आपकी थी AB इज इक्वल टू कितना आ रहा है देख लो, √4² + 2², मतलब 2√5 इतना आ रहा है AB। तो अगर ये 2√5 है तो ये भाई कितना बचा √5,
है ना, इतना पोर्शन √5 बचा। √5 में π/3 है, तो क्या मैं ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ, सॉरी ये वाली लेंथ, यही तो मेरे रेडियस का काम करेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इस ट्रायंगल में कौन सा, OM, ठीक है, इन ट्रायंगल OM में क्या हो रहा है, देखो हमें चाहिए आपका OA, है ना, हमें पता है OM। तो अगर मैं OM अपॉन OA देखूं, ठीक है, OM अपॉन OA, ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा sin π/3। तो क्या बोल रहा हूं मैं, OM अपॉन OA, नहीं सॉरी, OM लिख दिया मैंने, AM अपॉन OA, है ना, AM अपॉन OA, ये आपका sin π/3 होगा। तो AM की लेंथ आपको पता है √5, है ना, OA नहीं पता। तो यहां से आप देख सकते हो कि OA इज इक्वल टू, जो रेडियस है वो कितना हो गया आपका, AM अपॉन sin π/3। तो AM अपॉन sin π/3। अब आपको पता ही है कि AM कितना है आपका, AM इज √5, यहीं पे बोल सकते हैं AM कितना था आपका, √5 था। √5 अपॉन sin π/3, ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो आप ट्रायंगल से हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने ये पोर्शन कर लिया हो, रेडियस निकाल लिया होगा। सेंटर की बात करते हैं। सेंटर थोड़ा सा हमारा ट्रिकी है, एक बार उसको देखते हैं अपन। सेंटर में देखिए क्या आएगा, सेंटर के केस में अगर अपन देखें, ठीक है, तो सेंटर में देखो ये रोटेशन के यूज से निकाल सकते हो आप सेंटर इजीली। कैसे, हमने कहा कि भाई ये हमारा MA वेक्टर है, MA वेक्टर को 90 से रोटेट करने पे, ठीक है, मैं पहुंच सकता हूं O पे। ठीक है, तो अगर मैं वही इनिशियल वेक्टर फाइनल वेक्टर वाली बात कर लूं, तो मेरे पास देखो MA वेक्टर है ना, MA वेक्टर, और इधर मेरे पास है MO वेक्टर मान लो। ठीक है, तो MA वेक्टर आपको चाहिए क्या, मतलब बेसिकली M के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, 1 2 5 0 का मिड पॉइंट 3,1 होगा। तो अगर आपको OM वेक्टर पता चल जाए तो आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने ऐसे कहा कि MA वेक्टर अपॉन MO ऊपर कर देता हूं मैं, MA नीचे, ठीक है, MO वेक्टर अपॉन MA वेक्टर। ठीक है, तो आपका इनिशियल क्या है, इनिशियल है आपका MA वेक्टर। ठीक है, और वहां से आप MO वेक्टर बनाना चाहते हो, आपने इनिशियल पॉइंट M को सेम कर लिया है, MA वेक्टर है, MA वेक्टर से आप MO वेक्टर पे पहुंचना चाहते हो, तो क्या करोगे, दिस वाज इक्वल टू रोटेशन से मॉड ऑफ MO अपॉन मॉड ऑफ MA इनटू E की पावर कितना, ये कितना रोटेशन हो रहा है, ऐसा रोटेशन हो रहा है 90 डिग्री से। ठीक है, कितना है ये रोटेशन आपका, किस डायरेक्शन में है, इनफैक्ट ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना। इनिशियल वेक्टर MA, फाइनल वेक्टर MO, डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके का रोटेशन हो रहा है ना, ये MA था, MO डायरेक्शन कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि MO वेक्टर आपको मालूम करना था, MA वेक्टर आपका कितना है, A में से M को घटा देंगे, MA वेक्टर का मतलब कितना आएगा, -2 माइनस आयोटा, सॉरी -2 प्लस आयोटा, यही ना, 1 - 3 2 - 1, तो कितना हो गया ये, -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स। तो अपन देख सकते हैं कि MO का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, MO का मैग्नीट्यूड और MA का मैग्नीट्यूड है ना। ओके, तो ये एंगल को यूज कर सकते हो MO बाई MA के लिए, है ना। अगर MA बाई MO होता तो ये tan π/3 था, ये कितना हो जाएगा, cot π/3 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं कि MO और MA ये ट्रायंगल है ना, इन दोनों साइड्स का रेशियो कितना होगा, ये 90 डिग्री था ही, तो MA अपॉन MO मतलब tan π/3, उसका उल्टा लिखना था आपको यहाँ पे, cot π/3 इंटू E की पावर आयोटा π/2, तो चलो आयोटा होता ही है, तो आयोटा इंटू ये कितना हो गया, 1/√3। ठीक है, यहां से आपको MO वेक्टर मिल गया। ठीक है, ये आपका MO वेक्टर हो गया। अब आपको तो MO नहीं चाहिए था, आपको O चाहिए था, तो O का मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ O माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M, ठीक है, इज इक्वल टू इतना आयोटा बाई √3 -2 प्लस आयोटा। पोजीशन वेक्टर ऑफ M तो पता है, रख दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ M आपने रख दिया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ O पता चल गया, जो कि आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
ठीक है। तो रेडियस निकालना इजी है, थोड़ा सा आपको यहां पे रोटेशन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आर्क से रिलेटेड हो गया, ये एक पोर्शन इसका काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो यूनिक भी है क्योंकि, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा डिस्कशन करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही, इसलिए ये यूनिक रहता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले सेगमेंट आइडेंटिफाई करना कौन सा है, रेडियस आप निकाल सकते हैं, सेंटर आपको निकालने के लिए रोटेशन का कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का अपना ये लेक्चर एंड करते हैं। थ्योरी हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कंप्लीट हो चुकी है। अपन आगे देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के फिर से सवाल लेते हैं अपन और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू ऑल।